ICSI CS Professional December 22 exams are around the corner, and one of the differentiating factor in exam is the way we present what we know and also what we don't know. Hi again. In this video, I am presenting the analysis of my certified copy of Multidisciplinary Case Studies, that is MCS, which is an open book paper but not so open. Well, with regard to presentation of an answer, you may have questions like how much to write, how to write, whether in paragraph or points, importance of highlighting the keywords, and how to answer when you don't know the exact answer. So without wasting any time, let's jump into the analysis to find the answers to these questions. So this is the certified copy of MCS. You can see I have attempted all the questions, scored a total of 57 marks out of 100. Also, examiner awarded 3 marks on account of uniformity and moderation, making it a total of 60 marks out of 100 as per mark sheet. सो एनालिसिस जो हम करने वाले हैं वो वैसे ही होगा जैसे पिछले 2 सब्जेक्ट का करा है, RCDNR एंड एडवांस टैक्स लॉस का। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 6, क्लियरली मेंशन कर दिया बॉक्स के अंदर, जैसे एडवांस टैक्स लॉस के पेपर में भी करा था, RCDNR में भी करा था। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पार्ट जो है वो नहीं था। MCS में क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी पार्ट नहीं था, ये पूरा एक ही क्वेश्चन था जो 12 मार्क्स का पूछा था। क्वेश्चन क्या था उसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है उससे रिलेटेड था कि पार्टनर ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड जो है वो सबमिट करी होती है एज अ गारंटी टू द मंजूश्री बैंकर टू सपोर्ट द फर्म टू अवेल द लोन्स। अब पार्टनर जो है वो क्या हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है फर्म से ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल हेल्थ। तो जो कॉर्पोरेशन है, वो जो फर्म है, वो मैंडमस सीक करती है टू मंजूश्री बैंकर टू रिलीज द मॉर्टगेज टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बाबुल शर्मा, जो रिटायरिंग पार्टनर का नाम है, एंड टू डिस्चार्ज द बाबुल फ्रॉम द गारंटी फर्निश्ड बाय द बाबुल फॉर रीपेमेंट ऑफ द ड्यूज ऑफ मेजर्स जीवात्मा कॉर्पोरेशन टू मंजूश्री। अब इसमें उन्होंने पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन लीगल कंसिडरेशंस एज टू वेदर द गारंटी शुड बी रिलीज्ड बाय मंजूश्री बैंकर और नॉट, कि ये गारंटी जो है वो रिलीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मंजूश्री बैंकर को। तो ये इसमें उन्होंने पूछा था और केस लॉ डिस्कस करके इसका जो है वो आंसर करना था। अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करा मैंने कि करेक्ट केस स्टडी कौन सी है, तो वो जो ये ग्रीन में हाईलाइटेड लाइन है इसकी मदद से, बिकॉज ये क्वेश्चन रिलेटेड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। अब मैंने जो खुद का चार्ट प्रिपेयर करा था, जिसको मैं नेविगेशन चार्ट बोलता हूँ बिकॉज वो आपको हेल्प करता है टू नेविगेट टू द करेक्ट केस स्टडी। तो नेविगेशन चार्ट में मैंने इस तरीके से नेविगेशन चार्ट प्रिपेयर करा था मेरा, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी थी वो एक जगह पर मैंने लिख ली थी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड सिर्फ 2 ही केस स्टडी थी पूरे मॉड्यूल के अंदर। अब जो सेकंड वाली केस स्टडी है, सेकंड वाली केस स्टडी अगर आप पढ़ोगे तो मैंने क्या करा था कि जो भी केस स्टडी मॉड्यूल में दी थी उसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था। मैंने जहां पर वो केस स्टडी दी है वो पेज नंबर मेंशन करा, और दूसरी चीज उसके कुछ फैक्ट्स मेंशन कर लिए, या इसको मैं बोल सकता हूँ की फैक्ट्स जो होते हैं वो मेंशन कर लिए, जिससे आइडेंटिफाई कर सके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर भी जो फैक्ट्स लिखे हैं उसमें आपको ये दिखाई देगा रिलीजिंग ऑफ द टाइटल डीड्स। रिलीजिंग ऑफ द टाइटल डीड्स मैंने क्वेश्चन में वहां पे पढ़ा, मेरे को इमीडिएटली क्लिक हुआ, समझ में आया कि यार ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन में मैं आया, मैंने सेकंड वाली केस स्टडी देखी, उसमें ये चीज देखी रिलीजिंग टाइटल डीड्स, करेक्ट केस स्टडी जो है वो पेज नंबर 107 पे मेरे को मिल गई। तो इस तरीके से आपको जो है अपना खुद का, अगर आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो या आपको चार्ट कहीं से मिल जाता है, बट आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्ट केस स्टडी जो है वो उससे आपको मिल जाए। वो चार्ट इस तरीके से बना होना चाहिए कि आपको उसमें कुछ कीवर्ड्स जो ऑलरेडी मॉड्यूल में केस स्टडी दी है उसके मेंशन हो, जिससे आप के लिए जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो इसके बाद में जब मेरे को समझ में आया कि ठीक है ये केस स्टडी कौन सी है, मैंने इसको लिखना किस तरीके से स्टार्ट करा कि जो प्रेजेंट केस है वो सिमिलर है टू द केस ऑफ, और फिर केस का नाम जो है वो मैंने लिख दिया। केस के नाम को थोड़ा सा और हाईलाइटेड करके दिखाने के लिए मैंने उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और विद इन इन्वर्टेड कॉमास जो है वो करा। केस का पूरा नाम जो है वो मेंशन कराए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि केस का जब भी नाम मेंशन करो आप फुल नेम मेंशन करो, फुल नेम मेंशन आपको करना है। उसके बाद में जो इस केस के अंदर अथॉरिटी थी दिल्ली हाई कोर्ट, उसने इस केस में क्या चीजें हेल्ड करी थी वो मैंने इसमें पूरा डिस्कस करा है। अब यहां पर गाइडलाइन आंसर किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, तो गाइडलाइन आंसर भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ है। गाइडलाइन आंसर को देखेंगे और साइड बाय साइड ही जो मैंने आंसर लिखा है उससे उसको मैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने केस स्टडी का नाम मेंशन करा, ये नाम केस स्टडी का है, केस स्टडी का नाम मेंशन कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि पेटिशन जो है वो डिसमिस कर दी गई थी अबव केस में साइटिंग द फॉलोइंग रीजंस। तो जो
पेटिशन फाइल हुई थी उसको डिसमिस करा, उसके क्या क्या रीजन थे वो फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले द सेट सूट वाज एडमिटेडली इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस पेटिशन। ये चीज मेंशन करी, ये चीज यहाँ पर फर्स्ट मैंने भी मेंशन करी। सेट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज इंस्टीट्यूटेड बिफोर फाइलिंग द रिट पेटिशन। अब इस वाले पॉइंट को जब हमने वहां पर पढ़ा गाइडलाइन आंसर में और जब यहाँ पे पढ़ा तो एक चीज क्लियर हो गई कि लैंग्वेज जो मैंने लिखी है वो लैंग्वेज मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करी। लैंग्वेज जो वहां पर लिखी है गाइडलाइन आंसर में, ये लैंग्वेज किसके मॉड्यूल की, यहाँ पर जो मैंने लैंग्वेज लिखी है उसका मीनिंग वही है बट कॉपी पेस्ट नहीं करी है लैंग्वेज। क्यों मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करी लैंग्वेज? बिकॉज एमसीएस में अगर आप लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करते हो तो कई बार वो आपका पूरा आंसर कट कर देते हैं, हमको खुद की लैंग्वेज में आंसर जो है वो लिखना होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कितना लाइन बाय लाइन चेकिंग करी है। आप देखो यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है, यहाँ पर टिक लगा है, यहाँ पर टिक लगा है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर ये टिक लगा है, यहाँ पर टिक लगा है। तो लाइन बाय लाइन चेकिंग करना है, इसका मतलब ये कि वो ये भी देख रहे हैं कि आपने किस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। तो आपको ध्यान रखना है, आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना करो, आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो आपने उस पॉइंट को समझा है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके लैंग्वेज को यहाँ पर लिखना है। ठीक, फर्स्ट वाला पॉइंट ये हुआ। उसके बाद में उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या मेंशन करा? सेकंड उन्होंने मेंशन करा कि द पेटिशन इज नॉट मेंटेनेबल ऑन दिस ग्राउंड अलोन। द पेटिशनर कैन नॉट मेंटेन अ पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिलीफ फॉर विच द पेटिशनर प्रायर टू इंस्टीट्यूटिंग द रिट पेटिशन हैज ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द रिलीफ अंडर द सिविल लॉ। ये चीज यहाँ पर मेंशन करी। ये चीज सेकंड पॉइंट में मैंने भी मेंशन करी कि पेटिशनर जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है पेटिशन मेंटेन करने के लिए अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ही हैज ऑलरेडी टुक द रिकोर्स अंडर सिविल लॉ। अगेन लैंग्वेज जो है वो अलग है। उसके बाद थर्ड जो उन्होंने मेंशन करा वो ये कि एक और केस लॉ था जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका मेंशन उन्होंने यहाँ पर करा है। जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मेंशन थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मैंने भी करा है कि दिल्ली हाई कोर्ट गेव द रेफरेंस टू एससी's जजमेंट इन जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया wherein it was held by Supreme Court that on same question a civil suit and a writ petition both being parallel remedies could not be permitted। उसके बाद में उन्होंने एक और केस लॉ डिस्कस करा हुआ है गाइडलाइन आंसर में, वो है अच्छा ये जो बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस लॉ उन्होंने डिस्कस करा है, ये मैंने मेंशन नहीं करा है। इसके बाद इन्होंने एक और करा है एसजेएस बिजनेस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये वाला जो केस लॉ है ये मैंने मेंशन करा हुआ है फोर्थ पॉइंट पे। फर्दर द केस ऑफ एसजेएस बिजनेस एंटरप्राइज वाज रेफर्ड एंड इट वाज रिटरेटेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट दैट इफ अ पार्टी हैज ऑलरेडी अवेल्ड अल्टरनेटिव रेमेडी एट द टाइम ऑफ इन्वोकिंग रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 द रिट पेटिशन वुड नॉट बी मेंटेनेबल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी मैं ऊपर बोल रहा था जब भी आप केस लॉ मेंशन करोगे आप फुल नेम मेंशन करोगे, तो यहाँ पर ये जो मैंने मेंशन करा है एसजेएस बिजनेस एंटरप्राइज वाला, इसका मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। अच्छा, इसका पूरा नाम जो है वो लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको जो फुल नेम है, ठीक है, यहाँ पर फुल नेम आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो फुल नेम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लिखना है, जो आपका प्राइमरी केस लॉ है जिसको आप बोल रहे हो कि इस केस लॉ के फैक्ट्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ केस लॉ, इसके फैक्ट्स किस केस लॉ के फैक्ट से मैच करते हैं, वो आपको पूरा लिखने की जरूरत है। बाकी जो भी आप केस लॉ यूज करोगे क्वेश्चन में एज अ रेफरेंस कि इस केस लॉ में भी ऐसा बोला था, उस केस लॉ में भी ऐसा बोला था, तो वहां पे आप जो है पूरा नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो इन्होंने एक और केस लॉ इसमें मेंशन करा, रेफरेंस ऑफ के एस राशिद एंड सन जो है उसका इन्होंने रेफरेंस लिया, बट ये भी मैंने जो है मेंशन नहीं करा। उसके बाद इन्होंने पॉइंट मेंशन करा कि इवन अदरवाइज रिस्पोंडेंट नंबर 1 बैंक व्हिच इज द ट्रस्टी ऑफ पब्लिक मनी कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय ग्रांटिंग द रिलीफ ऑफ रिलीजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स विदाउट कंटिन्यूइंग न्यू पार्टनर्स सब्स्टिट्यूटिंग द सेड सिक्योरिटी। तो ये जो पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर मैंने भी मेंशन करा है कि कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 बैंक वुड नॉट बी प्रेजुडाइज्ड by allowing relief of releasing the security of the retiring partner without first continuing partner substitutes the security। then उसके बाद में इन्होंने कंक्लूजन दिया कि therefore in the given question 2 guarantee by Babul Sharma should not be released by Manjushri Bank for the reason cited above। मैंने एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा जो गाइडलाइन आंसर में नहीं है। इस पॉइंट में मैंने बस ये मेंशन करा था कि कोर्ट जो है उसने डिसाइड करा, दिल्ली हाई कोर्ट ने decided the matter by stating that agreement of reconstitution among the partners did not provide for release of guarantee and hence guarantee would not be released। और फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन दिया कि thus considering the facts of the case and the judgment of the Delhi High Court in the above stated case Manjushri Bank should not release the guarantee। जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था उसी के बेसिस पे कंक्लूजन जो है वो दिया। कंक्लूजन में आप ये जरूर लिख करके आओ कि ये कंक्लूजन आप दे रहे हो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस जो आपने कोट करा है ऊपर और जिस अथॉरिटी ने उसमें डिसीजन दिया था उसके डिसीजन के बेसिस पे। तो कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द अबव स्टेटेड केस एंड द जजमेंट गिवन बाय द अथॉरिटी इन द अबव स्टेटेड केस, जो भी आपका कंक्लूजन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इसके अंदर कितने मार्क्स मेरे को मिले, तो मेरे को इसमें 9 मार्क्स मिले हैं 12 में से। इस क्वेश्चन को
देखने के बाद में जो स्ट्रक्चर मैंने कॉमन स्ट्रक्चर यूज करा है हर एक क्वेश्चन में, वो ये था कि सबसे पहले केस लॉ मेंशन करना, जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, जहां पर केस लॉ का रेफरेंस लेना है, वहां पर सबसे पहले हमेशा जो केस लॉ है वो मेंशन करा है। उसके बाद में उस केस लॉ में जो अथॉरिटी इन्वॉल्व थी वो मेंशन करी है और उसने क्या हेल्ड करा वो मेंशन करा है। और जब मैं मेंशन कर रहा था कि उस अथॉरिटी ने क्या चीज हेल्ड करी है, तो हमेशा उसको मैंने पॉइंट में मेंशन करा है, 1 2 3 4 करके या बुलेट पॉइंट्स बना करके मेंशन कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद जो है उसका कंक्लूजन जो है वो कराया। और ये थ्रू आउट द पेपर मैंने कॉमन स्ट्रक्चर उन आंसर्स के लिए जहां पे केस लॉ एज अ रेफरेंस यूज करना था फॉलो मैंने कराया। इस पेपर में भी आपको ध्यान रखना है चीजें कि आप लैंग्वेज जो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है उसमें आपको स्पेसिंग का ध्यान जो है, स्पेसिंग जो है उस पर ध्यान देना है कि आप प्रॉपर स्पेसिंग करो, ठीक है, बिकॉज वो लेजिबल हो जाती है, उससे आपकी हैंडराइटिंग भी और अच्छा दिखाई देता है इसीलिए। बाकी आप केस लॉज को हाईलाइट कर सकते हो जितने भी आप मेंशन करते हो। तो केस लॉ जो अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन जो मेंशन कर रहे हो उसको तो आप करोगे ही हाईलाइट जिस भी तरीके से, बट जो बीच बीच में भी आप केस लॉज यूज कर रहे हो उसको आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हो। और कीवर्ड्स वगैरह भी अगर आप चाहो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, कीवर्ड्स भी आप हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर भी जैसे मैंने बोला था आरसीडीएनआर में भी, एडवांस टैक्स लॉज में भी, कि आपको टू द पॉइंट लिखना है एंड आपको रेलेवेंट लिखना है। आप टू द पॉइंट लिखते हो और रेलेवेंट लिखते हो, ये हर एक पेपर के लिए एप्लीकेबल है। इस पेपर के लिए मैं इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ बिकॉज इसमें हमको ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो हमको पेज ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वही जो आंसर की लेंथ आपकी बनती है जिसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, आप क्वेश्चन में पूछी हुई सारी चीज़ें बता दो, उतना आपको बस मेंशन करना है। टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट आपको बस इसमें लिखना है। तो ये कुछ बातों का इसमें आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में मैंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है वो किससे रिलेटेड था, वो रिलेटेड था मिस रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक कंपनी है, उसने अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें मिस रिपोर्टिंग वगैरह करी है। और इसमें पूछा ये गया था कि कैन द प्रोविजन ऑफ ऑडिटर रोटेशन बी यूज टू सर्कमवेंट सच सिचुएशन, एग्जामिन द सिचुएशन क्रिटिकली। तो क्या ऑडिटर रोटेशन का जो प्रोविजन है उसका यूज करके ये जो मिस रिपोर्टिंग की सिचुएशन है इसको अवॉइड करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, इसमें ये चीज डिस्कस करनी थी। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी केस लॉ का यूज जो है वो नहीं करना था। इसमें जो हमारे जो ऑडिटर रोटेशन के प्रोविजन है 139 सबसेक्शन 2 के, बस वो मेंशन करने थे और थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करना था। तो ये भी जो चैप्टर नंबर 8 के बाद में कई सारी एडिशनल केस स्टडीज दी हुई है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसको किस तरीके से आंसर करा, तो क्योंकि इसमें कोई केस लॉ था ही नहीं मेंशन करने के लिए, तो सीधे ये चीज लिखी कि गिवन केस जो है वो क्लियरली हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रोटेशन। उसके बाद अगर रोटेशन ऑडिटर का करते 4 से 5 साल में तो दे वुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ चीजें क्वेश्चन में लिखी है जो मैंने क्वेश्चन जो है मैंने पूरा नहीं पढ़ा, अदरवाइज ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन वहीं से लेकर के चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दी। और फिर मॉड्यूल में भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो मिल गया था। क्वेश्चन नंबर जो 5 का बी है ये मेरे को मॉड्यूल के अंदर भी जो चैप्टर नंबर 8 के बाद में एडिशनल केस स्टडीज दिए वहाँ से ही आया था, तो वहाँ पे मिल गया था। तो वहाँ से भी कुछ कुछ लैंग्वेज जो है वो उठा करके यूज कर ली। फिर लिखा कि एज सेम पीसीए फर्म ऑडिटेड द फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर मोर देन 10 years, इट गेव द लीवे टू द कंपनी टू मिसरिपोर्ट द फाइनेंशियल अकाउंट्स। Audit rotation on mandatory basis by fixing a maximum number of years can ensure auditors' independence and would ultimately enhance investor confidence in the financial reports. अब गाइडलाइन आंसर में किस तरीके से मेंशन करा है तो वो भी साइड बाय साइड एक बार देख लेते हैं। 5 का जो बी वाला है, सबसे पहले उन्होंने भी यही चीज मेंशन करी कि इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट करता है जो केस वो है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। अगर ऑडिटर चेंज करे होते 4 to 5 years तो दे वुड हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Since same auditors were continuing for a long time, the company was able to misreport financial statement for more than 10 years. तो ये जो पहले पॉइंट्स हैं, पहले 3 पॉइंट्स, ये तो वही है सेम जो वहाँ पर लिखे हैं वैसे ही, बट लैंग्वेज अगेन अलग है। उसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिखा है कि मैंडेटरी ऑडिट रोटेशन रूल विद सेट्स लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स एन ऑडिट फर्म कैन ऑडिट a given company's financial statement is a means to preserve auditors' independence and possibly to increase investors' confidence in financial reports. ये यही वाला पॉइंट है। ऑडिट रोटेशन ऑन मैंडेटरी बेसिस बाय फिक्सिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स कैन एंश्योर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड वुड अल्टीमेटली एनहांस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। देन फिर एक ही वाला पॉइंट मेंशन करा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स आल्सो एनहांसेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एज इट एंश्योर्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स, जो पॉइंट गाइडलाइन आंसर्स में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला पॉइंट गाइडलाइन आंसर में भी लिखा है, टिपिकली एक्ट्स एज अ वे टू प्रिवेंट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर व्हिच कुड लीड टू इम्प्रॉपर ऑडिट एंड चांसेस ऑफ फ्रॉड। यहाँ पर भी लिखा है व्हेन द सेम ऑडिटर्स कंटिन्यू इन द सेम कंपनी फॉर years and years, it results in a close relationship between management and auditors which increases the chances of
फ्रॉड। अच्छा, यहाँ पर गाइडलाइन आंसर में साबनीज ऑक्सली एक्ट जो है उसका भी रेफरेंस यहाँ पर उन्होंने दिया है मैंडेटरी ऑडिट फॉर्म रोटेशन को लेकर के, बट ये चीज़ मैंने मेरे आंसर में मेंशन नहीं करी है। उसके बाद में उन्होंने सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 का पूरा जो प्रोविजन है वो डिस्कस करा है, और ये चीज़ डिस्कस करी कि फिर उसमें बोला है कि इंडिविजुअल अगर है तो वो कब तक कंटिन्यू कर सकता है, नॉट फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, एंड ऑडिट फॉर्म अगर है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो ये पूरा जो है ये मैंने भी अपने इसमें मेंशन करा है। एक इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक यहाँ पर ये हुई थी कि यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में लिखा है 20 करोड़ और मोर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया था 50 करोड़ और मोर। तो ये 139(2) जो है वो पूरा मेंशन करा है। इसमें लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग यूएससी ऑफ 10 करोड़ और मोर, सारे वही पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर लिखे हुए हैं। बट यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी जो एग्जामिनर ने भी यहाँ पर इस तरीके से जो है एनसर्कल करी थी 50 करोड़ की। 50 करोड़ यहाँ पर मैंने लिखा था, बट इसकी जगह 20 करोड़ या उससे ज़्यादा की यहाँ पर लिमिट है। अब ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि जो सेक्शन है उसके अंदर 50 करोड़ लिखा हुआ है, जो रूल है उसके अंदर 20 करोड़ लिखा हुआ है। तो रूल वहाँ पर मेंशन नहीं था, मॉड्यूल में जो आंसर मेंशन था उसमें रूल मेंशन नहीं करा था, सेक्शन की जो लिमिट है वो मेंशन करी थी। तो यहाँ पर मैंने भी सेक्शन की लिमिट लिख दी, बट रूल की लिमिट जो है वो भी लिखनी थी 20 करोड़ और मोर, वो नहीं लिखी। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई। उसके बाद जो फोर्थ वाला पॉइंट है कि ऑल कंपनी हैविंग पब्लिक बोरिंग्स फ्रॉम एफआईज बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर, वो वाली चीज़ मेंशन करी। देन ये वही वाला पॉइंट कि 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years, 2 term of 5 consecutive years, ये वाला पॉइंट है, तो ये पूरा मेंशन करा। एंड देन उसके बेसिस पे फिर कंक्लूजन दे दिया कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज अ टूल टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड thus could be used to circumvent situation as arose in the given case of सत्या लिमिटेड। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो गाइडलाइन आंसर में कुछ और भी चीज़ें मेंशन है कि ये वाला जैसे पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ये मेंशन करा है, बट ये दोनों ही पॉइंट्स मैंने जो है मेंशन नहीं करे हुए हैं मेरे आंसर में। मैंने सीधे फिर उसको कंक्लूड करा है जो यहाँ पर लिखा है कि देयरफॉर प्रोविजन ऑफ ऑडिटर रोटेशन एज स्टेटेड अबव कैन बी यूज्ड टू सर्कमवेंट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो दो कई सारे पॉइंट्स जो है गाइडलाइन आंसर्स के वो मेरे आंसर में नहीं है, स्टिल इसमें जो है मेरे को उन्होंने 4 मार्क्स दिए आउट ऑफ 6। तो वो 2 मार्क्स उसी लिए उन्होंने कट करें क्योंकि साबनीज ऑक्सले एक्ट वाली चीज़ जो है वो मेंशन नहीं करी, और जो 2 और पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 2 और पैराग्राफ्स जो गाइडलाइन आंसर में दिए जो मैंने मेंशन नहीं करे, इसलिए वो 2 मार्क्स जो है वो कट करें। बट ऑब्वियसली आप सारा का सारा आंसर जो वहाँ लिखा है वो भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पेपर भी आपका कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जितना बड़ा आंसर लिखा है आप पूरा लिख करके आओ, अगर आप रेलेवेंट चीज़ें भी वहाँ से लेकर के और यहाँ पर लिखते हो तो इट मेक सेंस और इट वुड फेच यू मार्क्स। उसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने करा वो था 5A में भी कोई केस स्टडी का रेफरेंस नहीं था, तो 5B और 5A दोनों ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कोई केस स्टडी का यूज जो है वो नहीं हुआ है आंसर करने में। 5A जो है वो किससे रिलेटेड था? 5A जो है वो रिलेटेड था कि एक दक्षिण नारायण सूरत रेस्टोरेंट है विद रेंटेड प्रेमाइसेस, फिर ये जो है इकोनॉमिक लॉसेस सफर करता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ ट्रस्टी एंड अदर आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट इन द एरिया एंड द बिजनेस इवेंचुअली वेंट बैंकरप्ट। और फिर इनके ड्यूज के बारे में बताया कि क्या क्या डेट अमाउंट जो है वो लोगों को पे करना है, तो 67,50,000 इन आउटस्टैंडिंग सप्लाईज फ्रॉम द प्रीवियस 45 to 60 डेज, ये यहाँ पर मेंशन करा। सप्लायर्स को इतना पैसा देना है, और फिर उसके बाद जो 50,000 है वो रेंटल अरियार्स है, ये सारी चीज़ें मेंशन करी। बोला कि काकू भाई रैन दक्षिण नारायण एज अ प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप, एंड इस सर्कमस्टांस में किसके पास में अथॉरिटी है टू स्टार्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जस्टिफाई योर एक्शंस। तो बस ये पूछा था कि इसमें अथॉरिटी किसके पास है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करने की, ये इसमें आंसर करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी गलतियां मैंने करी है, या ऐसा बोल सकते हो कि जो गाइडलाइन आंसर में रीजनिंग दी है और जो मैंने रीजनिंग दी है वो दोनों अलग अलग है। मैंने ये लिखा कि इन द गिवन केस नो वन कैन इनिशिएट एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। पहली चीज तो कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो रीजनिंग मैंने दी वो ये कि एज पर द फैक्ट्स दक्षिण नारायण इज द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न रन बाय काकू भाई। फर्दर दक्षिण नारायण जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, बिकॉज इसको मैंने फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से जो है वो रिलेट कर दिया। जो पार्ट मैंने मिस कर दिया वो ये था कि इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म वाला जो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे। तो मैं सीधे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो चीज़ मेंशन करी कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को अगर देखें उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेट का अमाउंट है वो 35,000 तक होना चाहिए, बट यहाँ पर तो डेट का अमाउंट 67,50,000 प्लस 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप कवर नहीं होते। देन उसके बाद अमाउंट ऑफ डेट ड्यू जो है 67,50,000 का, विच इज़ नॉट कवर्ड एज क्वालिफाइंग डेट बीइंग इनकर्ड 3 months प्रायर टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, क्योंकि 3 महीने पहले इनकर हुआ है, तो ये मेंशन कर दिया कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, दक्षिण नारायण जो वो एलिजिबल नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 6 जो है वो मेंशन करा कि सेक्शन नंबर 6 तो कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड होता है, और यहाँ पर तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 6 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बेस्ड ऑन दीज टू जो है ऊपर कंक्लूजन तो ऊपर ही लिख दिया था कि कोई इनिशिएट कर नहीं सकता, और ये दोनों पॉइंट उसके रीजनिंग में मैंने मेंशन कर दिए थे। तो इसमें जो है मेरे को कितने मार्क्स मिले? 2 मार्क्स मिले 6 में से। अब गलती
क्या हुई है वो एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग डिफरेंट कैसे है गाइडलाइन आंसर में। तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करी है कि पार्ट थर्ड जो है आईबीसी 2016 का, वो डील करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी के साथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, जहाँ पे सेक्शन नंबर 78 जो है आईबीसी का वो स्टिपुलेट करता है कि ये पार्ट अप्लाई होगा टू द मैटर्स रिलेटिंग टू फ्रेश स्टार्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स वेयर द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट लेस देन 1000 रुपीज एंड हायर लिमिट जो है वो 1 लाख रुपीज की है। तो ये जो चीज़ आप है ये सब मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद दक्षिण नारायण इज रन बाय काकू भाई एज प्रोप्राइटरशिप, सो दिस पार्ट अप्लाइज टू हिम, ये वाला पार्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है। फिर देयरफॉर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट जो डिफॉल्ट है वो प्रिस्क्राइब लिमिट का होना चाहिए। तो डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए? नॉट लेस देन 1000 रुपीज का। उसके बाद उन्होंने डिफॉल्ट का मतलब भी एक्सप्लेन करा है, बट ये भी चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी, ये चीज़ भी मैंने मेंशन नहीं करी। ये जरूर मैंने मेंशन करा कि दक्षिण नारायण प्रोप्राइटरशिप है, ये वाली चीज़ मेंशन करी हुई है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर फैक्ट्स ऑफ द केस को देखें तो डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ उसको उन्होंने डिस्कस करा है। चारों चीज़ें उसमें डिस्कस करी है जो केस के अंदर मेंशन थी कि जो सप्लायर ऑफ फूड्स को अमाउंट ड्यू है 67,50,000 का, वो क्वेश्चन ये तो बोलता है कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बट क्वेश्चन में ये स्टेटेड नहीं है कि सेम हैज बिकम ड्यू एंड पेबल एंड इज डिफॉल्टेड बाय काकू भाई। तो ये डिफॉल्टेड नहीं है, ये मान के चलना है। देन नो डिफॉल्ट हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू रेंट एज लैंडलॉर्ड हैज 3 मंथ्स रेंट इन एडवांस एंड ओनली 1 मंथ रेंट इज ड्यू। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको नहीं पढ़ करके बताए, बट यहाँ पर उन्होंने एक रीजनिंग क्या दी है उसके लिए मैं ये पढ़ करके बता रहा हूँ। नो डिफॉल्ट हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर को लेकर के भी कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। एंड 10% स्कीम एम्प्लॉइज इनकम्स हैव बीन कट बट नॉट डिफॉल्टेड। तो कहीं पर भी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है किसी भी चीज में, इसीलिए कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है वो इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट नहीं करी जा सकती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लिखा कि गोइंग बाय द अबव फैक्ट्स नो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट काकू भाई रनिंग दक्षिण नारायण एज प्रोप्राइटरशिप एज नो डिफॉल्ट हैज बीन मेड येट। और फिर ये सेक्शन नंबर 6 का मेंशन भी करा हुआ है। तो क्योंकि ये वाली चीज मेरे आंसर में थी, सेक्शन नंबर 6 वाला जो पॉइंट है, और ये जो कंक्लूजन है ये मेरा सही था, जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखी कि कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता है। गलत क्या था? गलत जो रीजनिंग थी वो गलत थी, इसीलिए इसमें उन्होंने 2 मार्क्स जो है वो 6 में से दिए है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह, क्योंकि अब वहाँ पे हमको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी रीजनिंग वगैरह जो है वो सही होगा, रीजनिंग गलत होगी। इन केस आपका कंक्लूजन सेम है, कुछ चीज़ें जो आंसर में गाइडलाइन आंसर में मेंशन है वो आपने भी मेंशन करी है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर रीजनिंग भी सही है तो फिर आपको और अच्छे मार्क्स जो है वो इसमें मिल सकते हैं। तो ये इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है वो उन्होंने ये पूछा था कि 2 कंपनीज होती है, राजूला लिमिटेड एंड ड्रिंक लिमिटेड, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है फॉर बिल्डिंग ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग फैक्ट्री। ड्रिंक लिमिटेड जो है वो इस अग्रीमेंट को कैंसिल कर देती है। अब राजूला लिमिटेड जो है वो ये बोलती है कि क्योंकि ये अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया ड्रिंक लिमिटेड ने, इस कारण से उनको लॉस हो गया है एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको कमेंट करना है वेदर द राजूला लिमिटेड इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। अब इसको किस तरीके से गाइडलाइन आंसर में इन्होंने कैसे लिखा है, तो स्टार्टिंग वैसे ही करी है। पहले केस लॉ जो है वो मेंशन करा, फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ फैक्ट्स भी मेंशन करे केस के, बट ये फैक्ट्स जो है वो मैंने मेरे आंसर में मेंशन नहीं करे। ये जो गाइडलाइन आंसर है इसको डिस्कस करने के पहले मेरे को ये चीज़ आपको बतानी है कि इसको भी किस तरीके से आइडेंटिफाई करा मैंने कि इसकी केस स्टडी करस्पॉन्डिंग करेक्ट केस स्टडी कौन सी है। तो वो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, ये जो लिखा है इसकी मदद से आइडेंटिफाई करा कि इसके लिए करेक्ट केस स्टडी क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेपरेट सेक्शन बनाया था मैंने, वैसे मैंने हर एक टॉपिक का जो है, हर एक टॉपिक या यू कैन से हर एक एक्ट का एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ था उस नेविगेशन चार्ट के अंदर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन था उसमें सबसे फर्स्ट ही अगर आप देखोगे तो यही की फैक्ट जो है वो लिखा हुआ है, लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट वहां क्वेश्चन में भी था, यहाँ मैंने नेविगेशन चार्ट में भी मेंशन करा था। तुरंत क्लिक हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो है ये केस स्टडी आई है। और जब इस सेक्शन पर जब मैं आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मैंने बनाया हुआ था, पेज नंबर 123 पे केस स्टडी दी थी, तो अंडर अ मिनट जो है ये केस स्टडी मेरे को मिल गई थी कि इसकी करेक्ट केस स्टडी किस पेज नंबर पे। तो इसीलिए इस पेपर में जो आप नेविगेशन चार्ट बनाओगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंश्योर कि आप एक बार चेक कर लो कि उस नेविगेशन चार्ट की मदद से आपको केस स्टडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो आप कैसे करोगे? अपने पास्ट ईयर का जो भी पेपर है उसको ओपन कर लिया और फिर उसके बाद में कोई सी भी केस स्टडी रैंडम बेसिस पे आपने चूज कर ली और आपने कोशिश करनी है कि आपको नेविगेशन चार्ट की मदद से उसको मॉड्यूल में से एक बार ढूंढो। लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कीवर्ड देखा। अब इसका आंसर किस तरीके से मैंने लिखा है, तो सबसे पहले एज आई सेड कि स्ट्रक्चर थ्रू आउट द जो पेपर है वो मेरा सेम था, तो वैसे ही द प्रेजेंट केस इज रिलेटेड टू द केस ऑफ, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में करा था वैसे ही यहाँ पे भी करा।
नेम मेंशन करा केस स्टडी का बॉक्स के अंदर, कंचन उद्योग लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। यहाँ पर गाइडलाइन आंसर में भी अगर आप देखोगे तो गाइडलाइन आंसर में भी उन्होंने इसी तरीके से स्टार्टिंग करी है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ये जो नेम है केस स्टडी का ये मेंशन करा है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स मेंशन करे, बट ये चीज मैंने मेंशन नहीं करी है। मैंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखा है कि अथॉरिटी का नाम मेंशन कर दिया जिसने डिसीजन दिया था और उसने इस केस में क्या चीज बताई थी उसको फिर बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 करके बताना स्टार्ट करा। सबसे पहले द ब्रीच ऑफ द अग्रीमेंट इज नॉट द सोल रीजन फॉर लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बॉक्स बना हुआ है। In facts of the present case, it cannot be held that the breach by the respondent was the cause, much less the dominant cause for loss of anticipated profits. But again, language जो है वो यहाँ पे अलग है और जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वो अलग है, तो लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अदर फैक्टर्स भी थे जिसके कारण ये लॉस हुआ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का, सिर्फ ब्रीच ही जो है वो उसका डोमिनेंट कॉज नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर्स थे वो इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। तो जैसे लिखा है कि अर्न लॉसेस फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो थर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, इट वुड कंटिन्यू टू सफर लॉस फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। देन सीकिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर 5 ईयर्स वाला जो पॉइंट है वो भी इसके अंदर मेंशन करा हुआ है मैंने। सीकिंग लॉन्ग टर्म, the other factors like seeking deferred payment for concentrates, acknowledgement that it would continue to earn losses for next 6 years, and seeking long term credit clearly shows that appellant were not able to run the factory properly। तो ये वाला पॉइंट भी जो गाइडलाइन आंसर में उससे मैच होता है। उसके बाद फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो भी यहीं पे कवर है, सेकंड वाला जहाँ से कवर करा हमने कि ब्रीच बाय द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, वो यहीं पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सेकंड और फोर्थ दोनों मैंने मेंशन करे हुए हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा कि फर्दर द अपीलेंट फेल्स टू टेक प्रॉपर मेजर्स टू मिटिगेट द लॉसेस बाय सेलिंग द यूनिट्स आफ्टर इट्स क्लोजर, ये वाला पॉइंट भी गाइडलाइन आंसर में जो है वो दिया हुआ है। ये अपीलेट कोर्ट विद रेफरेंस टू एविडेंस हैज एडिक्वेटली डिस्कस दैट अपीलेंट फेल्ड टू टेक स्टेप्स टू मिटिगेट इट्स लॉसेस, it could also have taken steps to sell the unit after its closure in May 1989 rather than to do so belatedly in 1996। तो ये जो पॉइंट है ये भी गाइडलाइन आंसर से मैच करता है। फिर उसके बाद अपीलेंट फेल्ड टू शो द इंजरी दैट हैव बीन कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ अग्रीमेंट, ये 6th वाला पॉइंट यहाँ जो मैंने 6th नंबर दिया हुआ है। नथिंग हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ द इंजरी दैट वुड हैव बीन कॉज्ड टू इट देयर बाय। तो लैंग्वेज अलग है बट जो कम्युनिकेट करना था रेलेवेंट पॉइंट वो कम्युनिकेट कराए। उसके बाद अपीलेंट फेल टू एस्टैब्लिश इट्स क्लेम दैट ब्रीच वाज द कॉज फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, एंड देन उसके बेसिस पे इसको कंक्लूड कर दिया कि कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड जजमेंट ऑफ द अबव केस, राजूला लिमिटेड इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस एज ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट अलोन कुड नॉट बी द कॉज फॉर लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पर भी इन्होंने वो चीज कंक्लूड करी है। इन व्यू ऑफ द कंक्लूजन अपीलेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एक्सपेक्टेशन लॉस टुवर्ड्स एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। इसमें जो और आगे की चीज मेंशन करी गई वो सब मैंने नहीं लिखा है, इसमें यहाँ से लेकर के जो आगे लिखा है वो सारी चीजें मेंशन मैंने नहीं करी है। जो ये कंक्लूजन यहाँ लिखा है, फॉर अबव स्टेटेड रीजन अपील बाय राजूला लिमिटेड वुड बी डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड ही वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो इसमें भी कई सारी ऐसी चीजें हैं बीच में जो मैंने नहीं लिखी, जैसे ये जो पूरा पॉइंट है दैट लीव्स द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू रिलायंस लॉस, और ये जो पूरा पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन करा है ये सब कुछ मैंने मेरे आंसर में नहीं लिखा। फिर बीच में ये जो इन्होंने लिखा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट वी फाइंड नो रीजन टू कम टू एनी डिफरेंट कंक्लूजन, ये वाला पॉइंट भी मेरे आंसर में मैंने मेंशन नहीं करा। मैंने फैक्ट्स जो है वो मेंशन नहीं करे थे। उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर और इन्होंने सीकिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बाद में जो ड्यू टू मैनी फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऐसा करके और भी पॉइंट इन्होंने लिखा, बट ये भी मैंने मेरे इसमें नहीं लिखा है। तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, जो चीज़ें उन्होंने पूरी गाइडलाइन आंसर में लिखी है वो एज इट इज़ वहाँ पर नहीं है आंसर में, बट जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे, इसीलिए जो है उन्होंने इसके अंदर मेरे को 6 में से 5 मार्क्स जो है वो दिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एज इट इज़ वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चन करा वो था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है वो किससे रिलेटेड था? क्वेश्चन नंबर 4 का ए रिलेटेड था कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो DRAT है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, क्या उसके ऊपर जो केरला कोर्ट है वो टेरिटोरियल मतलब वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती? जो DRAT है उसके ऊपर केरला कोर्ट जो है, केरला कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको लेकर के ये क्वेश्चन जो है आया था। इसमें भी केस लॉ का यूज़ करना था। सेम यहाँ पर मैंने जो नेविगेशन चार्ट आपको शो करे तो ये मैंने 2 ही केस लॉ से रिलेटेड शो करे, बट इसका भी आंसर मैंने कैसे ढूंढा था, इसका भी आंसर मैंने इसी चार्ट के थ्रू ढूंढा था। और उसमें भी जो की फैक्ट मैंने मेंशन करा था वो था ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि ये की मेंशन कर लिया था पेज नंबर के आगे कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड केस स्टडी इस पेज पे दी हुई है, और उसको रेफर करा, करेक्ट केस स्टडी फाइंड आउट करी और यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो प्रेजेंट केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ, नाम लिखा केस स्टडी का, केस स्टडी का नाम यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट करा है इन्होंने कि सिचुएशन इन द गिवन क्वेश्चन इज सिमिलर टू द केस ऑफ थॉमस चाको वर्सेस द चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स।
उसके बाद इन्होंने डिसीजन क्या लिया गया था वो बता दिया, और फिर उसके बाद में रीज़न जो है वो बताया। मैंने भी इस तरीके से लिखा कि पेटिशन वाज अलाउड बाय द केरला हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 रिगार्डिंग इट्स, क्योंकि ये जो पेटिशन वाज अलाउड, ये वही जो डिसीजन गाइडलाइन आंसर में मैंने मेंशन करा है कि पेटिशन अलाउड किसने अलाउ करी थी, केरला हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी अंडर आर्टिकल 227 रिगार्डिंग इट्स सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड हेल्ड एज अंडर, क्या क्या चीजें हेल्ड करी। सबसे पहले आर्टिकल 227 प्रोवाइड्स एवरी हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंट्स every high court superintendents over all the courts and tribunal throughout territories over which high court has jurisdiction. Then reference was made to the case of Ambais Industries and it's Ambika Industries. The reference was made to the case of Ambika Industries, and it was stated that when high court exercises its jurisdiction over a tribunal having jurisdiction over more than one state, HC in state where first court is located should be the proper फोरम। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर भी मेंशन उन्होंने करें कि आर्टिकल 227 क्या चीज़ बोलता है, सुप्रिटेंडेंस देता है और ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वाला पॉइंट यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है। देन फिर उसके बाद अंबिका इंडस्ट्रीज वाला जो केस हुआ था, अंबिका इंडस्ट्रीज वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज का जो केस हुआ था वो इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन करा है, और उसकी और भी जो फैक्ट्स वगैरह थे वो भी उन्होंने मेंशन करे, बट ये जो चीज़ें यहाँ पर थी ये मैंने मेंशन नहीं करी थी, मैंने सीधे ये बता दिया था कि उसमें क्या चीज़ हेल्ड हुई थी। फिर उन्होंने ये फैक्चुअल बैकड्रॉप अंबिका इंडस्ट्रीज के केस में और क्या क्या बातें हुई ये भी मैंने अपने आंसर में नहीं बताई, ये भी मैंने अपने आंसर में नहीं बताया जो उन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये चीज़ भी मैंने मेरे आंसर में नहीं बताई। सीधे जो है आप देखो, जब इसका रेफरेंस ले लिया केस का, और फिर केरला हाई कोर्ट ने क्या चीज़ बोली, तो केरला हाई कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर DRET एट चेन्नई, एंड देन कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड जजमेंट ऑफ द अबव केस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन द गिवन केस केरला हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड कैन आस्क द DRET चेन्नई टू डिस्पोज द मैटर अर्ली। कई सारी चीज़ें हैं गाइडलाइन आंसर की जो मेरे आंसर में बिल्कुल भी नहीं है, स्टिल उन्होंने इसमें 5 मार्क्स जो है वो दिए हैं 6 में से। तो रीज़न सिर्फ एक ही है कि टू द पॉइंट है और रेलेवेंट चीज़ें लिखी है। बाकी अगर आप देखो तो इन्होंने तो क्या करा है कि जो जज ने बोला था इस केस में उन्होंने पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ये वाली चीज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, विदाउट मच एडो आई में होल्ड दैट अंबिका इंडस्ट्रीज असर्शन। आई का मतलब जो जजमेंट दिया गया है वो पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर लिख दिया, बट इतना टाइम एग्जाम में आपके पास नहीं है कि आप पूरा लिख पाओगे, तो आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है। ये चारों चीज़ें मेरे आंसर में नहीं है, फिर भी वो अगर मार्क्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रेलेवेंट और टू द पॉइंट लिखने पे मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं। अननेसेसरी आपको आंसर को जो है बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है वो, इसको भी वैसे ही लिखा, द प्रेजेंट केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ शालिनी पब्लिसिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस देना बैंक, wherein it was held by the NCLT that appeal is devoid of any merit and NCLT correctly admitted the petition of financial creditor by stating the following। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वो किससे रिलेटेड था, शॉर्ट में एक बार जो है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन रिलेटेड था कि CIRP जो है वो, क्योंकि IBC जो है वो 2016 में आया था, तो ये केस उससे पहले का है, तो क्या CIRP पे भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा क्या। और दूसरा इसमें था कि कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन था, तो इसलिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कॉन्टिन्यू रहेगा। तो इन शॉर्ट रिलेटेड था कि CIRP जो है वो इस केस में अग्रीव पार्टी के अगेंस्ट जो फाइल करी है बैंक ने वो रन करेगी या नहीं करेगी, उससे रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आया था। और इसमें डिसाइड ये करना था कि वेदर और नॉट द अपील कैन बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अब इन्होंने गाइडलाइन आंसर में किस तरीके से लिखा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले इन्होंने यही चीज़ लिखी, शालिनी पब्लिसिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस देना बैंक जो है ये वाला केस मेंशन करा, और फिर इसमें NCLT ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी थी वो इन्होंने मेंशन करना स्टार्ट करा। जो ये वाला पोर्शन है स्टार्टिंग का, इतना पोर्शन ये जो है ये मेरे आंसर में नहीं है, मैंने सीधे जो है ये यहाँ से डिस्कस करा कि आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट द राइट टू सू अक्रूज व्हेन अ डिफॉल्ट ऑकर्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि राइट टू सू अक्रूज अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट व्हेन अ डिफॉल्ट ऑकर्स। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट मेंशन करा, ये जो पॉइंट है ये भी मेरे से नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ से मेंशन करा कि वंस द डेट वाज एक्नॉलेज्ड ऑन 26 February 2015 एंड द सूट फॉर रिकवरी वाज फाइल्ड बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मुंबई ऑन 19 October 2016 द क्लेम कैन नॉट बी हेल्ड टू बी बार्ड बाय लिमिटेशन। तो ये पॉइंट यहाँ मेंशन करा कि वंस द डेट एक्नॉलेज्ड ऑन 26 February 2015 एंड सूट वाज फाइल्ड बिफोर DRT द क्लेम कैन नॉट बी हेल्ड टू बी बार्ड बाय लिमिटेशन। देन उसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है कि even otherwise the objection in regard to the claim being barred by limitation has to be determined during the corporate insolvency resolution process only. Triggering of corporate insolvency resolution process on grounds of default of a debt that's payable in law in practice different from admission or rejection of a claim of a creditor during such process। तो ये पूरा इतना मेंशन नहीं करा, बट थर्ड वाले पॉइंट में जो चीज मेंशन करी है कि the initiation of CIRP cannot be said to be barred by limitation as remedy of CIRP was not available prior to 1 December 2016। यही ये थर्ड वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से इतना जो पॉइंट है वो बोलना चाहता है, और वही चीज़ यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखती है। फिर उसके बाद में ये सब पूरा जो लिखा हुआ है ये कुछ भी मेंशन नहीं करा, सीधे ये वाला पॉइंट मेंशन करा कि देयर हैज बीन अ कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर द DRT मुंबई ऑन 19 October 2016 एंड दैट एप्लीकेशन इज स्टिल दैट कंप्लेंट या केस द केस इज स्टिल पेंडिंग एडजुडिकेशन।
तो वो यहाँ पे मेंशन करा कि दैट देयर इज अ कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर डीआरटीएस केस इज स्टिल पेंडिंग एंड देन दैट द अपील इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट। ये वाला जो पॉइंट है भी मेंशन कर दिया। फॉर द फोरगोइंग रीजंस एनसीएलटी ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द अपील इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट द अपील इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और फिर उसके बाद इसको कंक्लूड कर दिया, दस कंसीडरिंग द अबव एनसीएलटी जजमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड इन द गिवन केस दैट अपील वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ अग्रीड पार्टी। इसमें जो है एग्जामिनर ने 4 मार्क्स जो है वो 6 में से मेरे को दिए। तो 4 मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि कई सारी चीज़ जो है वो नहीं लिखी। ये पूरा देखोगे आप तो ये भी नहीं लिखा है, तो कई सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखी। ये वाला पैरा भी नहीं लिखा, ये वाला पैरा भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखा, बट स्टिल जो है ये स्टार्टिंग की ये चीज़ नहीं लिखी। फिर भी उन्होंने जो है 4 मार्क्स दिए 6 में से, क्योंकि बाकी की चीज़ें जो मेंशन करी है वो टू द पॉइंट और रेलेवेंट पॉइंट्स जो मेंशन करने थे वो मेंशन करे इसीलिए। उसके बाद जो 3 का बी है, 3 के बी में जो है इसमें क्वेश्चन ये था कि जो कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसमें ये बोला था कि यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट वेदर और नॉट द अपील बिफोर द एनसीएलटी इज मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 53 कैपिटल ए एंड 53 कैपिटल बी ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। उसी से रिलेटेड ये पूरा केस है। इसको किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो थर्ड का जो बी वाला है ये रहा। इसमें इन्होंने सबसे पहले केस लॉ मेंशन करा है। सेम यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले जो है केस लॉ मेंशन करा हुआ है। सेकंड का बी जो है वो मैंने यहाँ पे करा है सेकंड का। ओके, तो थर्ड का जो आंसर है वो थर्ड का आंसर यहाँ पे होगा, ये रहा थर्ड का जो बी वाला है। थर्ड का बी वाला, द प्रेजेंट केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ उत्तराखंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड वर्सेस सीसीआई एंड अदर्स। सो इसमें क्या चीज़ हेल्ड हुई कि इट वाज हेल्ड दैट अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर्स नॉट मेंटेनेबल इफ ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 द एनसीएलटी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करी थी यहाँ पर मैच करके देखे तो सबसे पहले वही केस लॉ का नाम मेंशन करा है। फिर ये जो पॉइंट है 42B और 42C वाला, यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट का इन्होंने एक रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंने भी यहाँ पर मेंशन करा है 42B1 और 42C पहले पॉइंट में। फिर उसके बाद में सीसीआई ने क्लियरली स्टेट करा था इन द नोटिस दैट नथिंग कंटेन शैल बी टेकन एज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं मानना है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन है कि सीसीआई इन इट्स ऑर्डर दैट नथिंग स्टेटेड देयरिन शैल टेंटमाउंट टू अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। फिर उसके बाद NCLT held that the order of CCI is not an order under section 27 of Competition Act and thus appeal could not be preferred under 53B read with 53A of the Act। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि it was held by NCLT that impunged order did not amount to passing of an order under section number 27 of the Act and thereby the appeal under section 53B read with section 53A was not maintainable। तो ये चीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करिए गाइडलाइन आंसर में, और वही यहाँ पर मैंने भी मेंशन करा है, बट लैंग्वेज अगेन जो है वो अलग है, लैंग्वेज अलग यूज़ करिए। उसके बाद में thus considering the NCLT judgment in the above case the aggrieved party in the given case cannot file an appeal। तो ये जो पूरा आंसर है ये मेंशन करा, उनका भी कंक्लूजन जो है वो ये was not maintainable, appeal was not maintainable। अच्छा, इसमें जो गाइडलाइन आंसर में ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये पूरा जो बॉक्स जो आपको दिख रहा है बना हुआ है, ये पूरा मैंने मेंशन नहीं करा है आंसर में। फिर भी इस आंसर में जो है एग्जामिनर ने 4 मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं 6 में से। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके की होंगी जो आप मेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा पूरा मेंशन नहीं करोगे तो भी इट विल वर्क। थर्ड का ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थर्ड का बी जो है वो भी हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है दोनों। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन करा वो था क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी वाला जो है उसमें बेसिकली एक लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर पब्लिश होती है। तो एक अजय ओझा जो डायरेक्टर होता है सेवरल कंपनीज में, वो उस लिस्ट को चैलेंज करता है। वो ये बोलते हैं कि मेरे को प्रायर नोटिस नहीं दिया गया बिफोर इंक्लूडिंग माय नेम इन द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स। तो क्वेश्चन यही था कि वाज देयर अ रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड सच प्रायर नोटिस एंड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स। इसमें जो केस लॉ गाइडलाइन आंसर में डिस्कस करा गया है वो है मुकुट पाठक एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनादर का। मैंने जो केस लॉ यहाँ पे मेंशन करा वो मैंने कर दिया करण गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो क्योंकि ये केस लॉ मैंने गलत मेंशन करा है, तो जो आगे भी चीज़ें डिस्कस करी वो भी उसी केस लॉ से रिलेटेड है जो मेंशन करा है। तो गाइडलाइन आंसर में जो केस लॉ मेंशन है वहाँ पर उन्होंने उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी हुई है। तो ये पूरा ही क्योंकि अलग था तो इसका मतलब गलत हुआ, और इस कारण से इस वाले आंसर में 1 मार्क्स जो है वो 6 में से मिला। ये 1 मार्क्स भी जो है वो इसलिए मिला है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं जो वहाँ पे लिखा है उससे मैच करता है। मोर ओवर द रिक्वायरमेंट टू गिव नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड एज ही वाज नॉट टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नोटिस वगैरह देने की। और यहाँ पर उन्होंने लास्ट में ये लिखा है कि दस इट वाज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट एक्सक्लूजन ऑफ ऑडी अल्टम पार्टम, जो कि रूल होता है कि सुना जाए सामने वाली जो पार्टी है उसको, रिजल्टेड इन एनी प्रोसीजरल अनफेयरनेस। दो देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ दिस रूल बट स्टिल
ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इसके कारण कोई प्रोसीजरल अनफेयरनेस हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये मैच कर रहा था, इसीलिए जो है यहाँ पर 1 मार्क्स जो है वो 6 में से ये है, और केस जो मैंने मेंशन करा वो गलत मेंशन करा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केस जो है वो सही आइडेंटिफाई करके सही केस यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन करा वो था क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए वाला है उस वो रिलेटेड था कि एलएलपी और कंपनी का बेसिकली मर्जर हो सकता है नहीं हो सकता, और इस केस में एनसीएलटी जो है वो अप्लाई करती है एक प्रिंसिपल जो था कैसस ओमिसस का प्रिंसिपल, एंड ऑथराइज कर देती है मर्जर ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये कैसस ओमिसस का जो प्रिंसिपल है ये इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई होगा नहीं होगा उससे रिलेटेड ये पूरा केस लॉ जो था, इसमें किस तरीके से आंसर करा है गाइडलाइन आंसर में। तो सबसे पहले उन्होंने जो है केस लॉ का नाम मेंशन करा है, रीजनल डायरेक्टर सदर्न रीजन एंड अदर्स वर्सेस रियल इमेज एलएलपी एंड अदर्स। मैंने भी सबसे पहले यहाँ पर केस लॉ का नाम मेंशन करा है, रीजनल डायरेक्टर सदर्न रीजन एंड अदर्स वर्सेस रियल इमेज एलएलपी एंड अदर्स। फिर उसके बाद में एनसीएलटी ने इसमें क्या चीज हेल्ड करी, हेल्ड दैट एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर गेटिंग मर्ज्ड इनटू एन इंडियन कंपनी। इट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पर जो बातें लिखी है कि अनडिस्प्यूटेड है कि ट्रांसफर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों पॉइंट मेंशन कर दिए स्टार्टिंग में कि ट्रांसफर एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, ट्रांसफरी कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद कंपनी और कंपनी कैन बी मर्ज्ड विद अनदर कंपनी एंड आल्सो विद एलएलपी एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर ये लिखा कि इट इज apparent that as per section 232 of Companies Act 2013 a company or companies can be merged or amalgamated into another company or companies. The Companies Act 2013 has taken care of merger of LLP into company। तो इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में वहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जो सेक्शन ये सेक्शन जो वहाँ पर मेंशन है गाइडलाइन आंसर में वो है सेक्शन 366 और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 336। तो ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया, बट इसको एग्जामिनर ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि सेक्शन जो है वो गलत लिख दिया, तो इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करा कि मार्क्स वार्क्स कट करने के लिए। 366 यहाँ पर मेंशन है प्रोवाइड्स, जो ये 366 बोलता है ये सारी चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है कि वर्ड कंपनी में इंक्लूड होता है पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बिजनेस एंटिटी व्हिच कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस पार्ट। वो सारी चीज़ मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दी कि वुड आल्सो इंक्लूड एनी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी अदर बिजनेस एंटिटी। फिर उसके बाद एलएलपी इज ट्रीटेड एज कंपनी एंड वंस इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड गेट्स रजिस्टर्ड देन कंपनी कैन बी मर्ज्ड इनटू अनदर एलएलपी। यहाँ पे कहने का मतलब है क्योंकि कंपनी वर्ड में एलएलपी भी इंक्लूड है, वो यहाँ पर उन्होंने भी मेंशन करा। इट मीन्स that under this part LLP will be treated as company and it can apply for registration. Once the LLP is registered as company, then company can be merged into another company as per section 232 of Companies Act 2013. Then उसके बाद principle of casus omissus cannot be applied except if there is a necessity। ये वाला point यहाँ पर mention है। The principle of casus omissus cannot be supplied by the court except in case of clear necessity and when reason for it is found in the four corners of the statute itself। तो ये जो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ लिखी है वो कुछ भी mention नहीं करा। फिर इसके बाद में भी ये जो चीज़ मेंशन करी है ये भी मैंने मेरे आंसर में नहीं लिखी है, ये भी आंसर में मैंने नहीं लिखा है। सीधे फिर ये वाली चीज़ लिखी है कि एनसीएलटी हेल्ड दैट इम्पंज्ड ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी चेन्नई बेंच इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ एंड दस सेट असाइड विच इज अलाउइंग द मर्जर ऑफ एन इंडियन एलएलपी विद एन इंडियन कंपनी विदाउट सच रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लास्ट में ये चीज़ मेंशन कर दी कि एनसीएलटी हेल्ड दैट इम्पंज्ड ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी चेन्नई बेंच इज नॉट सस्टेनेबल, दस कंसिडरिंग द above NCLT judgment, it can be said that merger of Indian LLP with Indian companies allowed only after LLP registration and the principle of casus omissus cannot be applied in cases where reason could not be found in the statute itself। इसमें एग्जामिनर ने जो है 5 मार्क्स 6 में से जो है मेरे को अवॉर्ड करे। इसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन करा वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, इस बार जो क्वेश्चन आया था 40 मार्क्स का, उसमें सारे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे वो डायरेक्ट थे, तो मतलब डायरेक्ट भी थे और थोड़े सब्जेक्टिव भी थे। सबने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो इसका आंसर करा होगा कि व्हाट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ए वाला यही पूछा था, तो व्हाट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर में जो भी वो केस स्टडी उन्होंने दी थी उसमें से जो जो क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही थी जिस मैनेजर के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुआ था वो सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने इसमें मेंशन करे थे और इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है 10 में से 5 मार्क्स जो है वो दिए है। इसका एक ये भी रीज़न है कि जो एग्जामिनर ने यहाँ गाइडलाइन आंसर में जो प्रोवाइड करा हुआ है उससे जो है पॉइंट्स मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो काफ़ी अलग लिखे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने knowledgeable and understands the goals and priorities of the company, then a good account manager knows the industry and the company's product or service, is also customer relation oriented, clearly articulates the company's product or services. Good account manager shouldn't be pushy. The good account manager also has business insight. Account managers must find their best perspective। ये इस तरीके से कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे, बट जो मैंने पॉइंट्स मेंशन करे वो ये करे कि फॉलोइंग क्वालिटीज मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर: वेरीड बिजनेस बैकग्राउंड एंड ऑपरेशनल मेथड्स, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ग्रेट केयर एंड ड्यू डिलिजेंस व्हेन एग्जामिनिंग द लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन इसलिए बिकॉज ये केस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड था। एबिलिटी टू इवैल्यूएट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड क्लाइंट्स, एबिलिटी टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद द क्लाइंट्स दैट फोस्टर बैंक्स ग्रोथ,
ability to discern appropriate timing to launch the products in the market, facilitate communication in the organization and ensure reporting of minute details, keen eye on banks working and scope for improvement in terms of internal processes, having a vast experience in the field of the bank's business, quality of exercising objective judgment. तो जो भी पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन करे हैं वो उन्होंने जो पॉइंट गाइडलाइन आंसर में दिए हैं उससे अलग है, इसीलिए एग्जामिनर ने जो है इसमें 5 मार्क्स जो है वो दिए हैं। और ये ऐसा इस आंसर में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी केस लॉ मेंशन करने के लिए या कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको आंसर करना था, तो उन्होंने वो गाइडलाइन आंसर फ्रेम करा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर इसको करा था अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो वो सब्जेक्टिव जो एक पॉइंट आ जाता है उसके कारण से इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक्सपेक्टेड है कि मार्क्स जो है वो कमी मिलते हैं, क्योंकि आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कभी नहीं करेगा। उसके बाद फर्स्ट का जो बी वाला पॉइंट है, फर्स्ट का बी वाला जो पॉइंट है उसमें उन्होंने पूछा था डिड जिमित पटेल डू अ गुड जॉब एंड व्हाट वुड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ जिमित। तो इसको लेकर के मैंने लिखा कि कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो सारे फैक्ट्स जो थे वो इसमें मेंशन करे प्रॉपर्ली, और उसकी जो भी क्वालिटीज थी ऑब्जर्वेशन अबाउट जिमित जो उन्होंने क्वेश्चन में एक्जैक्टली पूछा था वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 4 मार्क्स इसके अंदर दिए हैं 10 में से। यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से इसको डिस्कस करा कि इन डिफेंस ऑफ Jimit, he found a client that appears to be fit the branch mission. He apparently worked effectively with the client and got the application submitted. Maybe the corporate credit committee was wrong and Jimit was right, क्योंकि बाद में पता चलता है कि क्लाइंट जो है वो स्टार्टिंग में क्लाइंट ऐसा लगता है कि फिट और प्रॉपर है लोन देने के लिए, बट बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कमेटी ने भी वो क्लाइंट का प्रपोजल कंसिडर करा होता है। तो एग्जामिनर ने जो भी गाइडलाइन आंसर लिखा उसमें वो बोल रहे हैं कि हो सकता है क्रेडिट कमेटी रॉन्ग हो, जिमित सही हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करी है। इसको मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एज आई सेड सब्जेक्टिव होता है। आप जो भी आंसर लिखते हो वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ऑफ द केस स्टडी लिखते हो, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा। तो इसको कंपेरिजन करने का एज सच कोई इतना कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर है नहीं, या ऐसा नहीं है कि इससे कोई एक इंसाइट आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है। उन्होंने ये जो गाइडलाइन आंसर में दिया हुआ है ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। वहाँ पे आप जो लिखते हो वो आप जो पढ़ते हो केस स्टडी उस टाइम पर उससे जो समझ में आता है आप वो चीज़ मेंशन करते हो। फिर उसके बाद में बाकी आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि आंसर का लेंथ, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार 10 मार्क्स का जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर की लेंथ काफ़ी बड़ी होगी, बट ऐसा नहीं है। ये वाला आंसर अगर आप देखोगे आंसर नंबर 1 का जो बी वाला है कितना शॉर्ट आंसर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, करस्पॉन्डिंग मार्क्स कितने भी क्यों ना हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, रेलेवेंट ही लिखना है। उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, पेज के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आंसर भी अगर फर्स्ट का ए देखे तो ये भी उन्होंने काफ़ी टू द पॉइंट लिखा है। जो भी क्वालिटीज़ बतानी थी 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वालिटीज़ उन्होंने डिस्कस करी, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट का सी वाला है, फर्स्ट का सी वाला जो इसमें उन्होंने पूछा था कि इज द बैंक्स कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव, क्या बैंक का कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने इसको किस तरीके से आंसर करा कि पॉजिटिव साइड उन्होंने पहले बताई बैंक के कंट्रोल सिस्टम की, देन उन्होंने नेगेटिव साइड बताई है बैंक के कंट्रोल सिस्टम की। उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कि बैंक का सिस्टम जो है वो कैसा इफेक्टिव है या नहीं है। अब मैंने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करा, तो मैंने इफेक्टिव है नहीं, ये मैंने लिखा कि येस बैंक का कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है। क्यों? उसके रीजंस मेंशन करे कि क्लियर लिमिट्स अप टू विच सीनियर मैनेजर शुक्ला कैन अप्रूव द एप्लीकेशन, जो एक फैक्ट मेंशन था केस के अंदर ही सीनियर मैनेजर का नाम, तो वो मेंशन कर दिया। फिर फॉर अमाउंट ऑफ मोर देन ₹10 लाख ब्रांच क्रेडिट कमेटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। कमेटी हैज बीन प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड विद एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। अमाउंट जो है वो अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कमेटी एट मधुपुरी वुड अप्रूव द ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स असेस लोन ऑन रेगुलर बेसिस। मैनेजमेंट केप्ट क्लोज आई फॉर क्लाइंट सिग्नल्स ऑफ पोटेंशियल इशूज। तो अगेन आंसर जो है वो कहीं से कहीं तक गाइडलाइन आंसर में जिस तरीके से लिखा गया वैसे मैंने नहीं लिखा है, बट यहाँ पर मार्क्स जो है वो कितने दिए, 4 मार्क्स दिए हैं 10 में। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों इसमें इतने कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपको वो आंसर कभी भी मैच नहीं करता है। उन्होंने किस तरीके से इंटेंशन क्या था उनका, वो किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप किस तरीके का लिखोगे वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि समझ सके, इसीलिए यहाँ पे इतने मार्क्स जो है वो दिए हैं एग्जामिनर ने। फिर फर्स्ट का जो डी वाला पूछा था उसमें एग्जामिनर ने पूछा था कि what will the control system look like in 10 years say assuming the branch is significantly larger, कि 10 साल में वो कंट्रोल सिस्टम कैसा दिखेगा। अब अगेन दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव, हर कोई अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसका आंसर करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने भी आंसर जो है वो दिया है कि कैसा दिखाई देगा। उन्होंने पॉइंट्स मेंशन करी कि फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स में भी कंसिडर रिगार्डिंग कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या आगे इसमें होगा। इसका आंसर मैंने किस तरीके से लिखा था, मैंने भी इसका आंसर पॉइंट्स में लिखा था। कुछ 9 पॉइंट्स जो है वो मैंने इसमें मेंशन करे थे कि 10 साल में कैसा दिखाई देगा। तो कंट्रोल सिस्टम वुड लुक लाइक एज फॉलोज। नंबर ऑफ क्रेडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कमेटी वुड बी फॉर्म्ड। कई सारी क्रेडिट कमेटी आपको फॉर्म करनी पड़ेगी बिकॉज बैंक का बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो फिर मोर मैन्ड इंडिविजुअल वुड बी टास्क्ड विद द फंक्शन ऑफ द ब्रांच। स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो डिप्लॉय करी जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन विद स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी मस्ट।
देन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अकाउंट मैनेजर्स वुड हेल्प द बैंक इन फर्दरेंस ऑफ इट बिजनेस। अब जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला पॉइंट, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला पॉइंट गाइडलाइन आंसर में भी उन्होंने मेंशन करा है, पीरियोडिक ट्रेनिंग सेशन, तो ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, तो कुछ पॉइंट मैच हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स नहीं भी मैच होंगे, बट ये जो पूरा क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया, तो अगर कोई केस लॉ वाला क्वेश्चन आता है जो आपको मॉड्यूल से ही बन करके आया है, तो कोई फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप करेक्ट केस स्टडी फाइंड करोगे, उसका आंसर लिखोगे, विल गेट द मार्क्स। Management's role would be to effectively communicate the policy to the lower levels. Then role of external auditors would be very important to ensure fair practices followed. Role of individual branch managers would increase significantly, and they would be expected to ensure proper policy execution. Communication channel would require to be more structured. Demarcation of authority, responsibility and accountability would be of great significance. तो ये सारी चीजें मेंशन करी, इसमें एग्जामिनर ने 5 मार्क्स जो है वो 10 में से मेरे को दिए। तो ये पूरा जो है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में जो 40 मार्क्स का था उसमें मेरे को टोटल 18 मार्क्स जो है वो इसमें मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो एग्जामिनर ने कट करे है, इस वाले आंसर के अंदर काफ़ी मार्क्स जो है वो उसने कट करे है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ओपन एंडेड में बोलूँगा क्वेश्चन होते हैं, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप जो है वो लिखो जो केस स्टडी आपने पढ़ी है। जब वो, क्योंकि वो केस स्टडी भी बहुत बड़ी होती है, तो आपको इंश्योर करना है कि लास्ट में, ये केस स्टडी मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करी थी, और लास्ट में मेरे पास में इसको अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स जो थे वो थे। तो 45 मिनट्स यानी अगर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एटलीस्ट 35 to 45 मिनट्स हो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने के लिए, और इतना टाइम जो है वो आप सेव कर सको, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी बाकी के आंसर हैं उसमें एक तो आपको इंश्योर ये करना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो क्या करो, जो केस स्टडी है करेक्ट केस स्टडी वो ढूंढो। तो क्विकली आपको जो है वो केस स्टडी फाइंड करनी पड़ेगी, एंड देन फिर उसके बाद जब आप लिख रहे हो तो आपको टू द पॉइंट और रेलेवेंट लिखना है, जिससे आप अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ना लिख करके आ जाओ। बिकॉज अगर आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो आपको कम पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद में 40 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा अगर छूट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना है। तो बिकॉज इन केस मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होता है, ये क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाता, तो ये 18 मार्क्स जो मिले वो नहीं मिलते। और अगर 18 मार्क्स नहीं मिलते तो अभी जो मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एनालिसिस में नहीं कर रहा होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये 35 to 45 मिनट का ब्रैकेट जो है वो ध्यान में रखो, क्योंकि वो केस स्टडी बड़ी होती है, आपको रिपीटेडली उसको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। So this was the complete analysis of my certified copy of multidisciplinary case studies, that is MCS. I hope you have got answers to various questions when it comes to presentation of answers in this particular paper. Also, I would like to share 3 tips with you for this particular paper. First, do proper markings as it will save time in the exam. Second, do practice past year paper as you would be able to know how much time you are taking to find out the correct case study. And third, properly go through the navigation chart so as to understand from which chapter and from which topic the case study has been asked. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.